हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ग्रेविटेशन लेक्चर नंबर 3। इससे पहले हमने ग्रेविटेशन के दो लेक्चर किए हैं, लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2। उनमें हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट सीखा है और उससे भी ज्यादा ग्रेविटेशन की हिस्ट्री पढ़ी है। सेंट्रीपिटल फोर्स, सर्कुलर मोशन, ये सारी चीजें हमने उसमें डिस्कस की है। उस लेक्चर का मोरल ये निकला बच्चों कि जो सर्कुलर मोशन होती है वो यूनिफॉर्म होने के बावजूद एक्सेलरेटेड होती है। उसका रीजन ये होता है कि जब पार्टिकल सर्कल में घूमता है तो हर पॉइंट पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज सेम बट डायरेक्शन इज चेंजिंग। तो ड्यू टू चेंज ऑफ डायरेक्शन वेलोसिटी चेंजेस एंड वेलोसिटी चेंजिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ acceleration. Okay, hence uniform circular motion is also accelerated motion. So this lecture is basically dedicated to केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ये लेक्चर हमने डेडिकेट किया है किसको? केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन को। बहुत डिटेल में समझाऊंगा। उससे पहले क्या करना है आपको, जैसे कि हमारा ट्रेडिशन है, इन सारे एमसीक्यू को आपको बढ़िया से सॉल्व करने हैं और ये एमसीक्यू के बाद हम हमारा लेक्चर नंबर शुरू कर देंगे। हो गया? चलो ठीक है। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के लिए एक फोर्स की जरूरत होती है, उसे कहा जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। ऑलवेज रिमेंबर, विदाउट फोर्स देर इज नो मोशन। मोशन के बजाय, सॉरी, फोर्स के बजाय कोई मोशन नहीं होती। तो सर्कुलर मोशन भी वन काइंड ऑफ मोशन, तो उसके लिए क्या लगता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। सरकमफरेंस ये आपको घुमा रहे हैं, ठीक है ना, कंफ्यूज कर रहे हैं। स्ट्रिंग एक्सेलरेशन डजंट रिक्वायर, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इसका आंसर होगा। टेलीस्कोप किसने डिस्कवर किया बच्चों? 100% गैलीलियो ने। इन्होंने डिस्कवर किया था, फिर गए वो राजा के पास, राजा को बताया ऐसे ऐसे टेलीस्कोप डिस्कवर किया है, और कुछ थेरी थी जिसको अपोज किया, देखेंगे हम। तो इनको उनके किंगडम से उठाकर बाहर फेंक दिया गया, ठीक है ना, गैलीलियो को। ओके, तो एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। न्यूटन अंकल के नाम पे इनका यूनिट है। एसआई यूनिट फोर्स का क्या होता है? न्यूटन। डाइन इज अ सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। और जूल किसका होता है? जूल वर्क का यूनिट होता है। किसका? वर्क का। वर्क का कौन सा? एसआई। और अर्ग क्या होता है? सीजीएस। सीजीएस किसका? वर्क का, ठीक है। एंड डाइन इज सीजीएस। सीजीएस का फोर्स का। फोर्स का सीजीएस यूनिट होता है डाइन। तो न्यूटन इज द आंसर। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। एवरी ऑब्जेक्ट फॉल टुवर्ड्स द अर्थ बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ऐसे लगेगा, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है? वीकेस्ट फोर्स है, वीकेस्ट फोर्स है और अट्रैक्टिव है। ये देखेंगे हम डिटेल में, लेकिन आना चाहिए आपको ऑलरेडी। अट्रैक्टिव, ग्रेविटेशनल, वीकेस्ट, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। सभी सभी मैच करते हैं, ठीक है। अब एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं बच्चों? एक न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं। समझ रहे हो? एक न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं और एक जूल में 10⁷ अर्ग होते हैं। दिस इज द कन्वर्जन फैक्टर ऑफ वर्क्स यूनिट एंड दिस इज द कन्वर्जन फैक्टर ऑफ फोर्स यूनिट, ठीक है ना। तो इस तरह से ये सारे एमसीक्यू थे। आई होप आपके एमसीक्यू आए होंगे बच्चों। कितने आए थे आपके एमसीक्यू? एक भी नहीं आया था सर। ओके ओके, आएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। सो दीज आर द सम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रिगार्डिंग लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2। बेसिकली बच्चों हुआ क्या था, लेक्चर नंबर 1 में कुछ लाइट का डिस्टर्बेंस था, इसलिए लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में हमने लेक्चर नंबर 1 को पूरी तरह से रिवाइज कर लिया है। इसलिए लेक्चर नंबर 1 आप देखोगे भी नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन लेक्चर नंबर 2 से हमने एक्चुअल चैप्टर स्टार्ट किया था, ठीक है। तो बेसिकली ये थर्ड लेक्चर है ग्रेविटेशन का। तो ये लेक्चर पूरी तरह से डेडिकेटेड है केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन को। अब केपलर्स लॉ पढ़ने के लिए कुछ बेसिक चीजें आपको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो हेडिंग लगा लो बेसिक। बेसिक में जाएंगे हम थोड़ा सा, बेसिक्स। ओके, तो बेसिक्स ये है बच्चों, हमें क्या करना है, इलिप्स की पूरी जानकारी सीखनी है। तो एक चीज याद रखो बच्चों, इलिप्स एक शेप है, जैसे कि सर्कल एक शेप है। दिस इज सर्कल, समझ रहे हो? दिस इज सर्कल, ठीक है ना, ये सर्कल होता है। और ऐसे कुछ होता है आपका इलिप्स। सर्कल को अगर आपने ऐसे प्रेस कर दिया, दोनों तरफ से ऐसे प्रेस कर दिया, दबा दिया इसको, तो ये ऐसा लगेगा अंडे की तरह। डू यू नो? अंडा 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 अंडा, ठीक है ना, ऐसे अंडे की तरह लगेगा। तो इस शेप को कहा जाता है इलिप्स। अब ये रफ आइडिया हो गई इलिप्स की, लेकिन अब इसको मैथमेटिकल प्रोस्पेक्टिव से हम पढ़ेंगे बच्चों। ये सर्कल होता है, ये इलिप्स होता है। सर्कल को दो प्रॉपर्टीज होते हैं बच्चों। पहला प्रॉपर्टी सेंटर। पहला प्रॉपर्टी क्या होता है उसका? सेंटर। सेंटर, सर्कल को क्या होता है? सेंटर। लेट ओ बी द सेंटर। और दूसरी प्रॉपर्टी होती है उसकी रेडियस। क्या होती है? रेडियस। समझ रहे हो? दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? रेडियस। सर्कल के दो प्रॉपर्टीज होते हैं, सर्कल को सेंटर होता है और सर्कल को रेडियस होती है। ऐसे ही इलिप्स के भी दो प्रॉपर्टीज होते हैं। पहला, तो इसको जैसा एक सेंटर था ना बच्चों, इसके वजह से दो सेंटर होते हैं, दो सेंटर यहां पर। अब कैसे बना सेंटर वो भी बताऊंगा, घबराइए मत। ओके, तो इसको कहा जाता है फोकस। अब इसको दो है इसलिए
F1 एंड F2। तो F1 एक फोकस है बच्चों, फोकस है, फोकस ऑफ इलिप्स कहेंगे इसको, क्या कहेंगे, फोकस ऑफ इलिप्स। इसको क्या कहा था हमने, सेंटर ऑफ सर्कल, तो इसको कहेंगे फोकस ऑफ इलिप्स। और F2 भी क्या है, फोकस ऑफ इलिप्स, क्या है, फोकस ऑफ इलिप्स। ठीक है, दोनों फोकस है। अब फोकस का जो प्लूरल होता है ना बच्चों, दो है ना, दो, F1 कॉमा F2, तो इसका प्लूरल हो जाएगा फोसाई, अनेक वचन। ठीक है ना, अनेक वचन, उसका प्लूरल क्या हो जाएगा, फोसाई। तो इलिप्स को कितने फोसाई होते हैं, टू फोसाई, ईच इलिप्स हैज टू फोसाई। सर्कल को एक सेंटर होता है, वैसे ही इलिप्स को दो फोसाई होते हैं, F1 एंड F2, F1 एंड F2। अब वहीं पर क्यों आए वो भी बताऊंगा मैं आपको, घबराइए मत। अब जैसे यहाँ पर रेडियस था, वैसे इसको दो एक्सिस होते हैं बच्चों। कैसे एक्सिस होते हैं, एक एक्सिस जो दोनों फोसाई से पास होता है, और एक एक्सिस जो इसे बाइसेक्ट करता है। तो एक एक्सिस को कहेंगे मेजर एक्सिस, एक एक्सिस को कहेंगे माइनर एक्सिस। तो मेजर कौन सा है बच्चों, जो बड़ा है वो मेजर, ये बड़ा लग रहा है ना ऐसे, तो ये क्या हो गया, मेजर एक्सिस। और ये क्या हो गया, माइनर एक्सिस। अब एक चीज याद रखो, इधर सेंटर एक ही था, इधर सेंटर दो है, या इस सेंटर को हमने क्या कहा, फोकस। इलिप्स को फोकस होते हैं, सर्कल को सेंटर होता है। ठीक है, तो F1 एंड F2 आर फोकस ऑफ इलिप्स। F1 इज फर्स्ट फोकस ऑफ इलिप्स, F2 इज सेकंड फोकस ऑफ इलिप्स। अब कुछ साइंटिस्ट लेवल के स्टूडेंट क्या कहेंगे, सर मैं इसे F1 कहूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। ठीक है ना, इसे F1 कह दीजिए, ये क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा, डजंट मैटर। ठीक है ना, तो F1 क्या हो गया, फोकस, F2 क्या हो गया, फोकस ऑफ इलिप्स, दिस शेप इज इलिप्स, एंड F1 एंड F2 आर प्लूरल, दैट इज फोसाई। अब जैसे इसको रेडियस थी, वैसे इसको दो एक्सिस है, तो ए को कहेंगे मेजर एक्सिस। कौन सा एक्सिस, मेजर, मतलब बड़ा है ना बच्चों, मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस। और बी को क्या कहेंगे, माइनर एक्सिस, बी को क्या कहेंगे, माइनर एक्सिस। सो दिस इज सम बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट इलिप्स। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो, समझ रहे हो क्या हो गया। सर्कल, सर्कल मतलब सेंटर होता है, रेडियस होती है, सेंटर, सेंटर में होता है, रेडियस उसकी प्रॉपर्टी होती है, ऐसे ही ये प्रॉपर्टी होगी इसकी। तो इलिप्स को क्या क्या होते हैं बच्चों, दो फोकस होते हैं, दिस इज फोकस F1, दिस इज फोकस F2, देयर आर टू फोकस ऑफ इलिप्स, F1 एंड F2। द प्लूरल ऑफ फोकस इज फोसाई, क्या होता है बच्चों, फोसाई। और इसको दो एक्सिस होते हैं, जो छोटा एक्सिस होता है उसको माइनर एक्सिस कहते हैं, और बड़ा होता है उसको मेजर कहते हैं। ये ऐसे भी हो सकता है इलिप्स बच्चों, हम मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा रहे, सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मैं, ऐसे भी हो सकता है इलिप्स, नो प्रॉब्लम, लेकिन उसका हमें जरूरत ही नहीं है, तो हम उसको पढ़ेंगे ही नहीं। ठीक है ना, वो मैथमेटिक्स का पार्ट होगा। 11th मैथमेटिक्स में इलिप्स चैप्टर है बच्चों आपको, जैसा 10th मैथमेटिक्स में आपको क्या है, सर्कल, सर्कल को आपको डिटेल में पढ़ना है 10th में, वैसे इलिप्स नाम का एक सेपरेट चैप्टर है आपको 11th मैथमेटिक्स में। ठीक है, देखेंगे वहां पर। तो F1 फर्स्ट फोकस, F2 सेकंड फोकस, F1 एंड F2 आर फोसाई, ए मेजर एक्सिस, बी माइनर एक्सिस। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सर्कल, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ सर्कल। तो मैं रफ आइडिया बता रहा हूं आपको, जिससे आपको फील आएगा। तो सर्कल एक लोकस ऑफ पॉइंट है बच्चों, ऐसे पॉइंट का लोकस है। लोकस मतलब क्या, कलेक्शन, लोकस ऑफ पॉइंट, लोकस ऑफ पॉइंट। हर एक, ये देखो ये पॉइंट ऐसे लोकस कर दिया, इन पॉइंट का लोकस मतलब संच, कलेक्शन, उसको जमा किया हमने। देखो ये सारे पॉइंट, ऐसे पॉइंट, कितने पॉइंट, इनफाइनाइट पॉइंट, इनफाइनाइट पॉइंट है ना ये सब सारे, देखो ऐसे 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 ऐसे, ये इनफाइनाइट पॉइंट है। लोकस ऑफ पॉइंट, अब कौन से भी लेने का है क्या, नहीं, लोकस ऑफ पॉइंट whose whose distance, whose distance from a particular point, from a particular point, from a particular point is constant, constant, that particular point, particular point is called center, that particular point is called center of circle, center of circle, and distance is called, distance is called, distance को क्या कहेंगे, रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल। अब ये याद नहीं करना, सिर्फ आपको मैं समझा रहा हूं बच्चों, ऑनलाइन क्लास होने की वजह से डिटेल में बता रहा हूं, ओके, कि आपको घबराइए मत। ठीक है, देखो सर्कल क्या है बच्चों, लोकस ऑफ सच अ पॉइंट हुज, अब कैसे पॉइंट सेलेक्ट करना है, हर वो पॉइंट का जो डिस्टेंस है फ्रॉम पर्टिकुलर पॉइंट, तो हमने ये पॉइंट सेलेक्ट किया, फ्रॉम पर्टिकुलर पॉइंट, फ्रॉम पर्टिकुलर पॉइंट इज कांस्टेंट। अब देखो एक पर्टिकुलर पॉइंट सेलेक्ट किया हमने, ऐसे पॉइंट का लोकस लेना है जो इस पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पे, हमने एक पॉइंट लिया कितने पे, 5 सेंटीमीटर पे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिया कितने पे, 5 सेंटीमीटर पे। तीसरा पॉइंट लिया कितने पे, 5 सेंटीमीटर पे। चौथा कितने पे, 5। पांचवा कितने पे, 5। छठा कितने पे, 5। सातवां कितने पे, 5। सब कितने, कौन से पॉइंट लेने हैं, 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे लेने हैं। और इन सब का लोकस, ऐसे कितने पॉइंट लेने हैं, इनफाइनाइट पॉइंट, इन सब का लोकस। तो इस लोकस को क्या कहा जाएगा, सर्कल, क्या कहा जाएगा, सर्कल। और जो पॉइंट आपने सेलेक्ट किया उसको आपने सेंटर कह दिया,
और जो डिस्टेंस आपने सेलेक्ट किया उसको रेडियस कह दिया। सिंपल है बच्चों। तो क्या कह रहा है, लोकस ऑफ point whose distance from a fixed point, whose distance from a fixed point is constant, हर बार कितना है 5 है, is constant, that particular point is called as center, उस particular point को क्या कहेंगे center, and the distance is called as distance is called as radius of circle, उस distance को क्या कहेंगे radius of circle, और ऐसे सारे point के locus को कहेंगे circle, ऐसे सारे पॉइंट के लोकस को कहेंगे सर्कल। ठीक है, फिर से एक बार बताता हूं, हमें क्या करना है, एक पर्टिकुलर पॉइंट सेलेक्ट करना है, एक पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस पे, कुछ भी हो सकता है वो 6 7, लेकिन बदलना नहीं है, 7 सेंटीमीटर ले लिया। तो अब इससे और एक पॉइंट लो 7 का, और एक पॉइंट लो 7 सेंटीमीटर पर, और एक और एक और एक और एक और एक, कितने लेने हैं, इनफाइनाइट पॉइंट लेने हैं, और इनको क्या करना है, कलेक्ट करना है। तो क्या बन गया, सर्कल। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, सेंटर, और इन कलेक्शन ऑफ पॉइंट को क्या बोलेंगे, सर्कल, और इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ सर्कल। क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ सर्कल। आई होप आपको सर्कल बहुत अच्छे से समझ गया होगा। तो ऐसे कलेक्शन ऑफ पॉइंट को क्या कहा जाता है, सर्कल। ऐसे ही सेम फैशन में इलिप्स को डिफाइन किया जाता है। अब इलिप्स की क्या प्रॉपर्टी है बच्चों, हमें ऑलरेडी बताया, दिस इज द इलिप्टिकल शेप, इलिप्टिकल शेप। अब हम क्या करेंगे, चलो ठीक है, इसको पहले आप मेट दो, इसको लिख लो अच्छे से, मैं मिटा देता हूं उसको। हो गया, चलो मैं बताता हूँ इलिप्स के बारे में आपको। सो सर्कल के बारे में आप सारी चीजें जान गए हो, ठीक है ना। अभी हमारा खत्म नहीं हुआ बच्चों, ये इलिप्स हमें पढ़ना है। देख लो हमने क्या किया, एक कोन ले लिया बच्चों, कोन समझते हो, एक कोन ले लिया, कुछ ऐसे एक कोन ले लिया, ठीक है, इस तरह का कुछ हमने कोन ले लिया। कोन समझते हो, आइसक्रीम का कोन, ऐसे कोन होता है ना, आइसक्रीम का कोन, या फिर मेहंदी का कोन होता है ना ऐसे, तो ये कोन है बच्चों, ऐसा शंकु, ये कोन है ऐसा। अब इस कोन को क्या किया मैंने, यहां से कट किया ऐसे, स्ट्रेट प्लेन से कट किया। अब इसको ऐसे कट किया, ऐसे करने के बाद इसको पकड़ा यहां से, और ऐसे बता रहा हूं मैं आपको, समझ रहे हो आप, ये कोन है बच्चों, ये कोन है, इमेजिन करो ये कोन है बच्चों, ऐसे ये कोन है, इसको मैंने कट किया यहां से और आपको ऐसे बता रहा हूं, तो क्या दिख रहा है, सर्कल। क्या दिख रहा है, सर्कल। तो इसको अगर मैंने ऐसे बताया तो दिस लुक लाइक दिस। अब ये जो पोर्शन है इसका, ये जो पोर्शन है पीछे चला गया, वो दिखेगा क्या हमें, नहीं। ओके, या ऐसे साइड व्यू हमने निकाला तो साइड व्यू कुछ ऐसे आएगा बच्चों, समझ रहे हो आप, छोटा कोन, इसको हमने ऐसे घुमा के ऐसे कर दिया, ऐसे घुमा के ऐसे कर दिया, तो क्या लगेगा, वो सर्कल लगेगा। क्या लगेगा, सर्कल। अब हमें क्या करना है, इसे स्ट्रेट के बजाय ऐसे ऑब्लिक कट करना है। इमेजिन करो, हाँ, इमेजिन करना बहुत जरूरी है, इसे ऑब्लिक कट करना है। ओके, तो कोन को हमें क्या करना है, व्हेन कोन इज कट बाय ऑब्लिक प्लेन, ऑब्लिक मतलब तिरकस बच्चों, तिरपा है ना, टेढ़ा है, कोन इज कट बाय ऑब्लिक प्लेन, इट गिव्स एलिप्स। ये क्या देगा, इलिप्स देगा। अगर हम इसको ऐसे कट कर दिया, अगर आप इसको ऐसे 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 यहां से पकड़ोगे, ऐसे उठा के ऐसे देखोगे, तो जो शेप दिखेगा वो होगा इलिप्स, समझ रहे हो। तो ये शेप ऐसे होगा बच्चों, ठीक है, इस तरह का कुछ शेप होगा, ठीक है। इसको अगर आप अब ऐसे देखोगे, कोन को अगर आपने व्हेन कोन इज कट बाय ऑब्लिक प्लेन इट गिव्स एलिप्स, तो वो क्या देगा, एलिप्स देगा। क्या देगा, एलिप्स देगा। अब आप कहोगे सर आप तो साइंस पढ़ाने वाले थे, ये कहां मैथमेटिक्स में घुसे जा रहे हो, ठीक है ना। तो इसका हमें ये पता होना जरूरी है, बिकॉज हमें केपलर्स लॉ पढ़ने हैं, केपलर्स लॉ में इसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है। तो ये डिटेल बता दे रहा हूं मैं आपको। इसको अगर आपने कट किया, ऐसे उठाया, तो क्या बन गया, एलिप्स। अब हमें देखनी है इसकी डेफिनेशन, जैसे सर्कल की डेफिनेशन थी, तो हमें पता है इलिप्स को दो फोकस होते हैं, F1 और F2। अब कहां पर लेना है सर फोकस, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, उसके लिए आपको डेफिनेशन समझना जरूरी है इलिप्स की। तो ये जो एक्सिस होता है, जो बड़ा लग रहा है, इसको कहेंगे मेजर एक्सिस। इसको क्या कहेंगे, मेजर एक्सिस। और इसे जो बाइसेक्ट करता है, उसे कहते हैं माइनर एक्सिस। ठीक है, लिख देता हूं मैं यहां पर, ये मेजर एक्सिस है, दिस इज मेजर एक्सिस एंड दिस इज माइनर एक्सिस। ये क्या है, माइनर एक्सिस। अब मैं क्या करता हूं, इलिप्स पे कुछ पॉइंट लेता हूं बच्चों, इलिप्स पे कुछ पॉइंट लेता हूं। सपोज ये पॉइंट ए है मेरा, ठीक है, ए पॉइंट है। अब मैं क्या करता हूं, इस पॉइंट को ज्वाइन करता हूं, कहां से, फोकस से। तो ज्वाइन किया मैंने, तो ये आया AF1 और ये आया AF2। अब मैंने क्या किया, इनका एडिशन किया, कितना, AF1 प्लस AF2, ठीक है। तो जब मैंने इसको मेजर किया तो ये आया 8 सेंटीमीटर और ये आया 2 सेंटीमीटर। तो इनको ऐड करने के बाद जो मेरा डिस्टेंस आया वो था 10 सेंटीमीटर।
कितना था 10 सेंटीमीटर। अब मैंने रैंडमली क्या किया, दूसरा एक पॉइंट सेलेक्ट किया, पॉइंट बी, पॉइंट बी। अब इसको मैंने ज्वाइन किया, देख लो बच्चों अच्छे से देखो, हाँ इसको मैंने ज्वाइन किया किससे, फोकस से। तो पहले मैंने ज्वाइन किया बी एफ वन, तो ये आया 3 सेंटीमीटर। और यहां पर देखो अब क्या हुआ, एक चमत्कार हुआ, जब मैंने इसको बी एफ टू से ज्वाइन किया तो ये आया 7 सेंटीमीटर। अब मैंने क्या किया, बी एफ वन उठाया, बी एफ वन उठाया प्लस बी एफ वन उठाया प्लस बी एफ टू उठाया, तो कितना आया 3 + 7, ये कितना आया 10 सेंटीमीटर। मैंने सोचा कि यार ये कोइंसिडेंटली हो रहा है, तो मैंने अब क्या किया, तीसरा पॉइंट उठाया, थर्ड पॉइंट उठाया, ओके थर्ड पॉइंट उठाया। अब इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया F1 से और इसको ज्वाइन किया F2 से। तो यहां पर ये डिस्टेंस आया 1 सेंटीमीटर, और जब मैंने ये मेजर किया बच्चों तो ये कितना आया 9 सेंटीमीटर। अब मैंने इसको ऐड किया CF1 प्लस CF2, तो कितना आएगा 1 + 9, ये कितना आएगा 10 सेंटीमीटर। तो अब मैंने सोचा कि यार 3 बार को इंसिडेंट हो गया होगा, लेकिन जब मैंने हर पॉइंट पे चेक किया, हर पॉइंट पे चेक किया, तो ये कंडीशन मैच हो रही थी। मतलब ये ऐसे पॉइंट का लोकस है, ये ऐसे पॉइंट का लोकस है जिसकी सम फ्रॉम अ टू फिक्स पॉइंट, सर्कल में एक फिक्स पॉइंट था, फ्रॉम अ टू फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। आप कोई भी पॉइंट उठा लो, सपोज आपने ये उठा लिया, ये उठा लिया, तो अब यहां से आप इसको क्या कर लोगे, ज्वाइन कर लोगे, ये डी हो गया DF1, और ये क्या होगा DF2, तो 101% ये कितना आएगा 10 सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऐसे लोकस ऑफ पॉइंट को क्या कहा जाता है, इलिप्स। और जो दो पॉइंट है उनको क्या कहा जाता है, फोसाई। क्या कहा जाता है, फोसाई। और एक को क्या कहेंगे, फोकस। ओके, तो इलिप्स की डेफिनेशन कैसी आएगी, इलिप्स इज अ लोकस ऑफ पॉइंट। क्या होगा, देखो रफ डेफिनेशन लिखता हूं मैं जो आपको समझ आए। इलिप्स, ellipse is locus of point, ellipse is locus of point whose ellipse is locus of point whose distance addition, whose distance addition from two fixed point, from two fixed point always remains same, always remains same. That two point are called foci. ऐसे दो पॉइंट को क्या कहेंगे, फोसाई, और एक पॉइंट को क्या कहेंगे, फोकस। समझ रहे हो बच्चों, तो ये टर्मिनोलॉजी थी बच्चों, ये सिंपल डेफिनेशन दे रहा हूं मैं आपको। इलिप्स क्या है, ऐसे पॉइंट का लोकस है, हमें क्या करना है, दो पॉइंट सेलेक्ट करने हैं, दो पॉइंट सेलेक्ट करने हैं, और दो पॉइंट से एक पॉइंट ऐसा लेना है, एक पॉइंट ऐसा लेना है। सपोज ये आपका कितना हो गया 8 सेंटीमीटर, और ये कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 8 और 2 कितना हो गया 10। अब सेकंड पॉइंट आपको ऐसे सेलेक्ट करना है, अगर ये 3 सेंटीमीटर आया तो ये कितना आना चाहिए 7 सेंटीमीटर। मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों का एडिशन कैसे आना जरूरी है, सेम। तो ऐसे सब पॉइंट आप सेलेक्ट करो, इसके सराउंडिंग पे इनफाइनाइट पॉइंट आप सेलेक्ट करो और इनका लोकस ले लो, तो ये लोकस जो बनेगा उसे कहा जाएगा इलिप्स। उसे क्या कहा जाएगा, इलिप्स। तो इलिप्स क्या होता है बच्चों, इलिप्स इज द लोकस ऑफ सच अ पॉइंट whose addition of distances from two fixed point is always remains constant. तो such locus is called as ellipse. ठीक है, तो ये जो डिस्क्रिप्शन था बच्चों, ये एडवांस लेवल के बच्चों के लिए था। अगर आप सिर्फ बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हो थ्योरी का, तो डू नॉट नेसेसरी टू अंडरस्टैंड ऑल दोस थिंग्स। सिर्फ इतना याद रखो, अंडे की तरह एक शेप होता है, उसको कहा जाता है एलिप्स। दैट्स इट, खत्म, कोई टेंशन नहीं, बाकी की जरूरत नहीं। जो IIT नीट एम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं उन बच्चों के लिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आपके बुक में तो बहुत ही आराम से, बहुत ही छोटा सा ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो ऐसे शेप को कहा, इतना याद रखो, ऐसे शेप को कहा जाता है सर्कल, और ऐसे शेप को कहा जाता है इलिप्स। फिनिश, इतना भी आ गया तो मोर देन सफिशिएंट है। सर्कल को सेंटर होता है, इलिप्स को दो फोकस होते हैं, इलिप्स को दो फोकस होते हैं। तो हमारा जो पॉइंट है आज का, वो है केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। लिख लो हेडिंग, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। अब इसके थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं बच्चों, हिस्ट्री ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। क्या था बच्चों, गैलीलियो के आने से पहले, गैलीलियो, अब एग्जैक्ट मुझे ईयर पता नहीं,
1600 सेंचुरी थी, इतना करेक्ट है। गैलीलियो के आने से पहले क्या किया जाता था? टाइको ब्राहे अपनी पूरी लाइफ नेक्ड आईज से मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट था क्या? नहीं, सिर्फ वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, चांद तारे प्लेनेट सबको हर रोज सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं, दिन भर रात भर ऑब्जर्व कर रहे हैं। टाइको ब्राहे इनके पहले, टाइको ब्राहे नेक्ड आईज से पूरे प्लेनेट को या प्लेनेट के मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं नेक्ड आईज से हर रोज। अब ये एक दिन का काम नहीं है, 1 साल 2 साल 3 साल 10 साल पूरी लाइफ उन्होंने क्या किया? टाइको ब्राहे ने नेक्ड आईज से प्लेनेट के मोशन को ऑब्जर्व किया। और ऑब्जर्व करने के बाद क्या होता था बच्चों? उनके हाथ में एक पेपर होता था, पेपर एक पेन, और वो प्लॉट करते जा रहे हैं, उसके मोशन को क्या कर रहे हैं? प्लॉट करते जा रहे हैं और ग्राफ बना रहे हैं। ओके, कुछ ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है, मतलब कैसे मोशन हो रही है, आज चांद कहां पर है, कल कहां पर था, ऐसे क्या कर रहे हैं? एक लॉजिकली एक ग्राफ बना रहे हैं। कौन? टाइको ब्राहे नेक्ड आई से, मतलब इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल था क्या? नहीं, प्लेनेट के मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं और ग्राफ बना रहे हैं। तो जब इनका लाइफ का एंड आया उस समय इन्हें ज्वाइन किया केपलर ने। कौन ज्वाइन किया? केपलर ने। और केपलर ने इनके ग्राफ चुराए, ऐसा कहा जाता है बच्चों, हिस्ट्री है, हिस्ट्री में कुछ भी हो सकता है। विथ ऑल रिस्पेक्ट एंड ड्यू, हमें एग्जैक्ट पता नहीं है और ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां भी हो सकती है, ठीक है ना। केपलर ने इनके ग्राफ चुराए और ग्राफ चुराने के बाद कुछ लॉज दिए, जिन लॉज को कहा जाता है केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। कुछ स्टैंडर्ड बुक है जिन्हें हिस्ट्री एग्जैक्ट पता है, उन बुक में इनका नाम ऐसे भी है, टाइको ब्राहे केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, मतलब इसको भी उन्होंने डेडिकेट किया है, इनको भी, सॉरी ओके, इनको भी उन्होंने डेडिकेट किया। लेकिन हुआ क्या, गैलीलियो ने 16 सेंचुरी में टेलीस्कोप डिस्कवर किया बच्चों। टेलीस्कोप, अब टेलीस्कोप क्या होता है? जिससे प्लैनेट को हम एग्जैक्ट देख सकते हैं, अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं, इट इज लाइक अ दूरबीन, उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो गैलीलियो ने टेलीस्कोप को डिस्कवर किया। अब इन सबसे पहले एक थ्योरी चलती थी जिसका नाम था जियोसेंट्रिक थ्योरी। कौन सी? जियोसेंट्रिक थ्योरी। अब ये थ्योरी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो ये थ्योरी का क्या कहना था कि अर्थ इज सेंटर ऑफ यूनिवर्स, अर्थ इज सेंटर ऑफ यूनिवर्स एंड ऑल प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, ऑल प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, सारे प्लैनेट क्या होते हैं? अर्थ के अराउंड रिवॉल्व होते हैं। अब इसका एक लॉजिक ऐसे भी लगा सकते हैं हम कि उन्होंने क्या किया होगा? चांद को ऑब्जर्व किया होगा, मून को, और उन्होंने सोचा होगा कि मून अगर अर्थ के अराउंड फिर रहा है तो ऐसे ही सारे प्लैनेट अर्थ के अराउंड फिर रहे होंगे, ऐसे ऐसे उन्होंने लॉजिकली में भी सोचा होगा, और इसलिए उन्होंने थ्योरी दे दी। कौन सी? जियोसेंट्रिक थ्योरी। अब इस थ्योरी का क्या कहना था कि अर्थ इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स एंड ऑल प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। लेकिन ये दो साइंटिस्ट ने अच्छी तरह से रिसर्च किया, इन्होंने नेक्ड आई से किया, इन्होंने टेलीस्कोप के जरिए किया, और इन्होंने क्या बताया कि जियोसेंट्रिक थ्योरी गलत है, और इन्होंने जो थ्योरी दी उसको कहा जाता है हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। अब इस थ्योरी का क्या मानना था? इस थ्योरी का मानना था कि सन इज सेंटर ऑफ यूनिवर्स। क्या? सन इज सेंटर ऑफ यूनिवर्स, जो कि करेक्ट है, हमें पता है, आज के दौर में हमें पता है सन इज सेंटर ऑफ यूनिवर्स। तो अर्थ सेंटर यूनिवर्स का सेंटर नहीं है, सन इज सेंटर ऑफ यूनिवर्स एंड ऑल प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन। तो ये है हमारी प्लैनेटरी सिस्टम। तो ऐसे कहने के बाद अब जो किंगडम के राजा थे, नाम मुझे पता नहीं, किंगडम के राजा थे, उन्होंने गैलीलियो को बाहर फेंक दिया और उन पे बैन लगा दिया कि तुम इधर नहीं आना, ठीक है ना। उस टाइम ये थ्योरी मानी जाती थी। तो केपलर ने और इनके कॉम्बिनेशन ने कुछ बढ़िया से डिस्कवरी करने के बाद कुछ बढ़िया बढ़िया से लॉज दिए बच्चों, उसे कहा जाता है केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन विच गिव्स डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अबाउट प्लैनेटरी मोशन। समझ रहे हो? तो ये थोड़ा सा हिस्ट्री थी केपलर्स लॉ की। अब केपलर ने 3 लॉ दिए है बच्चों, हमारे जो लेक्चर का एम है वो 3 लॉ स्टडी करना है। केपलर ने टोटल कितने लॉ दिए? 3 लॉ, जो कि डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है किस अबाउट द प्लैनेटरी मोशन, प्लैनेट की मोशन कैसी होती है, इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। तो पहला लॉ है बच्चों अबाउट ऑर्बिट। ओके, तो हेडिंग लगाओ नंबर 1, केपलर्स फर्स्ट लॉ। केपलर्स फर्स्ट लॉ वेरी इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में आते हैं, बोर्ड एग्जाम में आते हैं, 12th में है आपको केपलर्स फर्स्ट लॉ, केपलर्स फर्स्ट लॉ, या इसे हम क्या कहेंगे? लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ ऑर्बिट, केपलर्स फर्स्ट लॉ या लॉ ऑफ ऑर्बिट। समझ रहे हो? लॉ ऑफ ऑर्बिट। अब इस लॉ ने ऑर्बिट के बारे में इंफॉर्मेशन दी, ठीक है। अब देख लो बच्चों, फिर से हिस्ट्री में जाएंगे। पहले क्या माना जाता था? अर्थ इज सेंटर ऑफ यूनिवर्स, अर्थ सेंटर है, सारे प्लैनेट उसके अराउंड घूम रहे हैं। फिर गैलीलियो और केपलर ने कंफ्यूजन दूर किया, उन्होंने कहा कि सन इज सेंटर ऑफ यूनिवर्स। अब सन सेंटर है यूनिवर्स का, लेकिन अब हमें डिसाइड करना है कि
जो प्लैनेट है वो कैसे घूम रहे हैं, सर्कुलर ऑर्बिट में या कोई और ऑर्बिट है। तो बहुत सारे ऑब्जर्वेशन के बाद सारे मैप्स, हजारों करोड़ों, ऐसा कहा जाता है बच्चों, जब केपलर ने उनके मैप्स चोरी किए तो 2 रूम भर के ऐसे बड़े बड़े, और पहले के रूम ऐसे छोटे भी नहीं होते थे, बहुत बड़े बड़े ऐसे मैप थे, बड़े बड़े कागज पे ऐसे मैप थे, उतने 2-3 रूम भर के पूरे मैप उन्होंने बनाए थे। पूरी जिंदगी भर टाइको ब्राहे ने वही चीज की, कितने डेडिकेट होंगे, ठीक है ना। हमें 2 घंटे पढ़ाई कर ली मस्ती सूझती है, ठीक है ना। तो इस तरह से केपलर ने फर्स्ट लॉ ऑफ ऑर्बिट में, उसके बाद क्या माना जाता था कि सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे होंगे, लेकिन केपलर ने कुछ ऑब्जर्वेशन किए, कुछ कंक्लूजन निकाले और उस पे से डिसाइड किया, या फिर उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला कि जो ऑर्बिट है वो कैसी है, इलिप्टिकल है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ ऑर्बिट। तो अकॉर्डिंग टू केपलर, केपलर ने क्या कहा, द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट इज इलिप्स। क्या कहा, द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट, द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट, द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट इज इलिप्स। जो प्लैनेट है वो सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं घूमता, कौन से ऑर्बिट में घूमता है, इलिप्स के ऑर्बिट में। इलिप्स के बारे में अभी हमने पढ़ा। तो ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट इज इलिप्स। अब लोगों ने पूछा सन कहाँ है, विथ सन प्लेस्ड और सिचुएटेड, कुछ भी कह सकते हो, विथ सन प्लेस्ड एट वन ऑफ द फोकस, विथ सन प्लेस्ड एट वन ऑफ द फोकस। समझ रहे हो क्या कहा इसने, द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट इज इलिप्स नॉट सर्कल, द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट इज इलिप्स विथ सन प्लेस एट वन ऑफ द फोकस। फिर से एक बार, कम ऑन, द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट इज इलिप्स विथ सन सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोकस, द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट इज इलिप्स विथ सन सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोकस, द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट इज इलिप्स विथ सन सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोकस। इसका क्या मीनिंग होता है बच्चों, कि ये देख लो कुछ इस तरह से प्लैनेट घूम रहा है। अब आप कहोगे सर सन को कहां रखना है, तो सन को आप किसी भी एक फोकस पे कंसीडर कर सकते हो। अब ऐसे मत करो, यहां लूं यहां लूं यहां लूं, इसमें 1 घंटा मत डाल देना, कोई भी ले लो, यहां पर ले लो, नहीं सर मैं यहां पर, यहां पे लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या है, सन एक फोकस पे है, F1 या F2 एक फोकस पे सन है, ये सन है, और सारे प्लैनेट इसके अराउंड ऐसे घूम रहे हैं, ये प्लैनेट है। ओके, ये एक ऑर्बिट हो गया, ये दूसरी ऑर्बिट, ये तीसरी ऑर्बिट, ये चौथी ऑर्बिट, ऐसे सारे प्लैनेट इस सन के अराउंड घूम रहे हैं। अब नेट पर जाके आप अगर प्लैनेटरी मोशन का छोटा सा एनिमेशन डिस्कवर करोगे और उसको देखोगे तो बहुत बढ़िया एनिमेशन आएगा बच्चों। वो सेंटर में सन को बताएगा और ऐसे प्लैनेट सारे घूम रहे हैं और अलग अलग ऑर्बिट में घूमते हैं। जैसे ये प्लैनेट अर्थ है, अर्थ के बाद प्लूटो, ये जो कोई कितने प्लैनेट है आपको पता है सारी चीजें। तो ये एक ऑर्बिट हो गई, ये एक ऑर्बिट हो गई, तो इस तरह से वो मोशन होती है। तो क्या कहा पहले लॉ ने, केपलर का फर्स्ट लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ इज अबाउट द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट, और प्लैनेट के बारे में, ऑर्बिट के बारे में उन्होंने इंफॉर्मेशन दी और क्या कहा, द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट इज इलिप्स, प्लैनेट की इलिप्स कैसी है, प्लैनेट की ऑर्बिट कैसी है, इलिप्स विथ सन प्लेस एट वन ऑफ द फोकस, और सूरज कहां पे, एक फोकस पे, कोई भी एक फोकस ले लो, ये ले लो या ये ले लो, इस तरह से इसकी मोशन होती है। तो फर्स्ट लॉ इज ऑल अबाउट ऑर्बिट क्या है लॉ, फटाफट रिवाइज करो। The orbit of planet is ellipse with sun placed at one of the focus। फिर से एक बार, तो orbit of planet is ellipse with sun placed at one of the focus। अब सेकंड लॉ जो है बच्चों वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। थोड़ा सा इसमें लेवल बढ़ा के मैं आपको पढ़ाऊंगा। केपलर्स सेकंड लॉ नंबर 2, केपलर्स सेकंड लॉ। अब इसका जो दूसरा नाम है बच्चों वो है लॉ ऑफ एरिया, वेरी इंपॉर्टेंट, लॉ ऑफ एरिया। अब लोगों ने केपलर से सवाल किया कि ये जो प्लैनेट घूम रहा है अबाउट द सन, व्हाट अबाउट इट्स वेलोसिटी, इसके वेलोसिटी के बारे में आप क्या कहते हो। तो उन्होंने ये लॉ डिस्कवर किया, इसे कहा जाता है लॉ ऑफ एरिया। अब केपलर ने क्या, मे भी किया होगा, केपलर ने क्या किया, सपोज दिस इज द इलिप्स, ठीक है, और आपका सन यहां पर है, दिस इज द पोजीशन ऑफ सन, तो सन को हम यस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इमेजिन करो, अब देखो प्लैनेट सन का एक चक्कर लगाता है ऐसे, तो यहां से शुरू करके यहां तक आने के लिए 1 ईयर लगता है। इसके 1 ईयर की डेफिनेशन है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 ईयर। जो अर्थ है वो ऐसे 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 घूमते खुद के अराउंड घूमते सन के अराउंड घूमती है, और घूमते एक चक्कर पूरा कर लिया, तो इसको हम क्या कहते हैं, एक साल, 365 डेज। इमेजिन करो जनवरी के महीने में वो यहां पर है, अर्थ यहां पर है, इसको हम कहेंगे पॉइंट ए। तो मैं क्या करता हूं, इसको ज्वाइन कर लेता हूं। अब फेब्रुआरी तक या 30 डेज में फिर आप दिन निकालने लग जाओगे महीने के, ओके। तो 30 डेज में वो यहां तक आ गया, पॉइंट बी, तो इसको मैं ज्वाइन कर लेता हूं ऐसे।
ठीक है ना। तो इस ये जो लाइन है ना, इसको कहा जाता है पोजीशन वेक्टर। क्या कहा जाता है? पोजीशन, बिकॉज वो प्लेनेट की पोजीशन दे रही है ना, तो इसको कहा जाता है पोजीशन वेक्टर। अब ये जनवरी में या डे 1 से शुरू किया और 30 डेज में ए से बी तक गया, तो कितना एरिया उसने कवर किया? ये इतना एरिया उसने स्वीप किया। किसने? ये लाइन ने। कौन सी लाइन? जो सन से प्लेनेट तक हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये लाइन ने इतना एरिया स्वीप किया। ठीक है। अब सपोज उन्होंने रैंडमली दूसरी मोशन पोजीशन ले ली। ओके, ये पोजीशन है सी। ओके, यहां से उन्हें ऑब्जर्व करना शुरू किया। ये डे 1 है आपका। तो अब 30 डेज में वो यहां तक आया, डी तक। ठीक है, तो ये उन्होंने ज्वाइन कर लिया। तो अब ये सेकंड एरिया होगा आपका। कितना एरिया स्वीप किया है? देखो इतना एरिया स्वीप किया इसने। ठीक है। अब सपोज तीसरी पोजीशन ले ली उन्होंने। कौन सी? एबीसीडी ई। सपोज ये है ई। तो डे 1 से शुरू किया। अब इसको ज्वाइन कर लूंगा मैं। डे 1 से शुरू किया, अब यहां तक आ गया वो एफ। कितने? 30 डेज में। तो कितना एरिया स्वीप किया? इतना एरिया स्वीप किया उसने। ठीक है। तो ए से बी तक 30 डेज में गया, सी से डी तक 30 डेज में गया, ई से एफ तक 30 डेज में गया। मतलब यहाँ का और यहाँ का तीनों जगह का टाइम कैसा है? सेम है। तो ऑब्जर्व ये हुआ कि जो एरिया है, एरिया कौन सा एरिया? ए एस बी। ए एस बी इज इक्वल टू एरिया सी एस डी। सी एस डी इज इक्वल टू एरिया, ये सारे ऑब्जर्वेशन है बच्चों। ई एस एफ। क्या? ई एस एफ। ई एस एफ। तो ये सारे एरियाज सेम निकले। सारे एरियाज सेम निकले। तो सर ऐसा है क्या फिर ये सारे एरियाज सेम निकले मतलब यहां की स्पीड और यहां की स्पीड सेम है? नहीं, ये स्पीड सेम कब होती? जब ये ऑर्बिट सर्कुलर होती। जब ये ऑर्बिट सर्कुलर होती। ठीक है ना। ये सर्कुलर है क्या? देख लो, सपोज ये सर्कुलर होती तो ये ए से बी तक गया, बी से सी तक गया, सी से ए से बी तक, सी से डी तक, ई से एफ तक। तो सर्कुलर होती तो स्पीड कैसी होती? सेम होती। लेकिन सर्कुलर है क्या? नहीं। ऑर्बिट कैसी है? इलिप्टिकल है, इसलिए यहां पर स्पीड अलग अलग होगी। अब देखो ये, या यहां से ऑब्जर्व करो, ए से ई से एफ तक 30 डेज में आया वो, सी से डी तक 30 डेज में आया और ए से बी तक 30 डेज में आया। मतलब जितने वो प्लैनेट के करीब होगा उतनी उसकी स्पीड ज्यादा होगी, बिकॉज इट हैज टू कवर लार्जर एरिया। अब यहां से देखो, ये छोटा सा डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने 30 डेज में। अब यहां पर देखो 30 डेज में इतना डिस्टेंस उसको ट्रेवल करना पड़ा, तो यहां पर उसकी स्पीड कैसी होगी? ज्यादा होगी। तो जितना प्लैनेट इसके नजदीक होगा उतनी उसकी स्पीड ज्यादा होगी। और इलिप्स में उसकी स्पीड सेम होगी क्या? नहीं। एक ईयर नीट 12th नीट में क्वेश्चन आया था, 3 पोजीशन के उन्होंने स्पीड दी थी, वी ए, वी डी एंड वीई। तो आपको बताना था किसकी स्पीड सबसे ज्यादा है। तो याद रखो, सन के जितना नजदीक होगा प्लैनेट उतनी उसकी स्पीड कैसे होगी? ज्यादा होगी। तो वी ए इज ग्रेटर देन वी डी इज ग्रेटर देन वीई। ओके, तो ऐसे होता है, जितने वो नजदीक होगा उतनी उसकी स्पीड ज्यादा होगी। देखो ना, यहां से यहां तक जाना है उसको 30 डेज में और यहां से यहां तक ही आना है। तो सेकंड लॉ क्या कहता है? द लाइन joining sun and planet covers equal area in equal time। समझ रहे हो? the line joining sun and planet covers equal area in equal time। समझ रहे हो? the line joining sun and planet sweeps equal area in equal time। तो हर 30 डेज में उन्होंने क्या किया? इक्वल एरिया कवर किया, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? लॉ ऑफ एरिया। तो याद रखो, इससे क्या प्रूव हुआ कि द स्पीड ऑफ प्लैनेट अराउंड सन इज नॉट कांस्टेंट। समझ रहे हो? द स्पीड ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन इज नॉट कांस्टेंट। इसके अराउंड स्पीड कांस्टेंट है क्या? नहीं। फिर क्या कांस्टेंट है? एरियल स्पीड ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन इज कांस्टेंट। समझ रहे हो? स्पीड ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन इज नॉट कांस्टेंट, स्पीड इज नॉट कांस्टेंट, बट एरियल स्पीड ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन इज कांस्टेंट। एरियल स्पीड कैसे है? कांस्टेंट है। मतलब एरिया कवर करने की स्पीड कैसी है? कांस्टेंट है। इसीलिए इसको क्या कहा गया? लॉ ऑफ एरिया। क्या कहा गया? लॉ ऑफ एरिया। समझ रहे हो? तो इस तरह से ये है लॉ ऑफ एरिया। फर्स्ट लॉ क्या था?
द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट इज इलिप्स विथ सन प्लेस एट वन ऑफ द फोकस। क्या था? द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट इज इलिप्स विथ सन प्लेस एट वन ऑफ द फोकस। सेकंड लॉ क्या है? द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट and sun covers equal area and equal time. The line joining the sun and planets cover equal area and equal time. The line joining the planets and sun covers equal area in equal time. So this is all about second law. ठीक है ना? तो ये डिटेल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं अबाउट द प्लैनेटरी मोशन, अबाउट द प्लैनेटरी मोशन। अब इसके बाद आया थर्ड लॉ। थर्ड लॉ तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है बच्चों। ओके, केप्लर्स थर्ड लॉ, केप्लर्स थर्ड लॉ। अब इसको कहा जाता है लॉ ऑफ पीरियड। क्या कहा जाता है? लॉ ऑफ पीरियड। ओके, तो लेट मी फर्स्ट डिफाइन व्हाट डू यू मीन बाय पीरियड। पीरियड का मीनिंग क्या होता है? देख लो, पीरियड, पीरियड ऑफ अ प्लैनेट मतलब क्या होता है? पीरियड, पीरियड या पीरियड को हम ईयर भी बोल सकते हैं। ईयर, ईयर प्लैनेट का, सिर्फ प्लैनेट के बारे में पीरियड या ईयर। द टाइम टेकन बाय, द टाइम टेकन बाय प्लैनेट टू कंप्लीट, ये आपके बुक में नहीं है, पता होना जरूरी है। द टाइम टेकन बाय प्लैनेट टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन अराउंड सन इज कॉल्ड पीरियड। उसको क्या कहा जाता है? पीरियड। जैसे कि अर्थ का पीरियड, अर्थ का जो पीरियड है वो क्या होता है? 365 डे। अभी लीप ईयर का कंसेप्ट हम नहीं कंसीडर करेंगे, वो देखेंगे बाद में, वो उसका कोई लीडर नहीं। अर्थ का जो पीरियड है वो कितना है? 365 डेज। इसका मीनिंग क्या है कि सन के अराउंड अर्थ एक चक्कर लगाने के लिए कितने दिन लेता है? 365 दिन, 365 दिन। और अर्थ कैसे घूमता है? खुद के अराउंड घूमते 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 सन के अराउंड घूमता है। तो इसको कहा जाता है पीरियड, एंड पीरियड इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी। पीरियड इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी। समझ रहे हो? पीरियड इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी। समझ रहे हो? तो क्या है बच्चों पीरियड की डेफिनेशन? द टाइम टेकन बाय प्लैनेट टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। किसी भी प्लैनेट ने एक रिवोल्यूशन पूरा करने के लिए अराउंड द सन कितना टाइम लिया, उसको कहते हैं पीरियड। एंड दैट टाइम इज नथिंग बट आवर ड्यूरेशन ऑफ ईयर। एक साल कितने का होता है? वही तो होता है ना वो। तो टाइम टेकन बाय द प्लैनेट टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन इज कॉल्ड एज पीरियड। और पीरियड की जो सिंबल है वो होता है कैपिटल टी। क्या होता है? कैपिटल टी। समझ रहे हो? तो ये होता है पीरियड। अब ये जो लॉ है अबाउट द पीरियड है बच्चों। तो अब क्या होता है देख लो। अब क्या होता है देख लो, अच्छे से देख लो। सपोज ये सन है, सपोज दिस इज द सन। अब ये प्लैनेट नंबर 1 है, ये ऐसे घूम रहा है। ठीक है, ये प्लैनेट नंबर सपोज 1 यहां पर ले लेते। प्लैनेट नंबर 1 ऐसे घूम रहा है, प्लैनेट नंबर 2 ऐसे घूम रहा है, प्लैनेट नंबर 3 ऐसे घूम रहा है, प्लैनेट नंबर 4 ऐसे घूम रहा है। ठीक है, इनफ। चलो 3 और ये 4। मुझे बताओ प्लैनेट 1 सन के सबसे नजदीक घूम रहा है, तो इसको पूरा रिवोल्यूशन पूरा करने के लिए कम टाइम लगेगा। अब प्लैनेट नंबर 2 सन से दूर है, इसको ज्यादा पीरियड लगेगा। प्लैनेट नंबर 3 इसको और ज्यादा टाइम, प्लैनेट नंबर 4 इसको और ज्यादा टाइम। मतलब प्लैनेट सन से कितना दूर जाएगा उस पर उसका पीरियड डिपेंड करता है। ठीक है, तो देख लो, इसको R1 कहेंगे, इसको R2 कहेंगे, इसको R3 कहेंगे, इसको R4 कहेंगे। तो सन से जितने दूर आपका प्लैनेट होगा उतना ज्यादा वो एक रिवोल्यूशन पूरा करने के लिए टाइम लेगा। अगर सपोज ये 100 डेज ले रहा है, रफ बता रहा हूं, तो ये 100 से ज्यादा, सपोज ये 200 ले रहा है, ये 300 ले रहा है, ये 400 ले रहा है, तो जितना आप दूर दूर जाओगे उतना उसका पीरियड कैसा होगा? ज्यादा होगा। तो एक चीज क्लियर हो रही है, जितना आर ज्यादा उतना पीरियड ज्यादा, और जितना आर कम उतना पीरियड कम। अभी इनमें रिलेशन कैसा आएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कैसा आएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ऑब्जर्वेशन से साइंटिस्ट ने ये रिलेशन फाइंड आउट किया, और इसका प्रूफ आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा। तो इसका प्रूफ भी है अपने सिलेबस में। उससे पहले हमें न्यूटन्स लॉ पढ़ना होगा, इसलिए प्रूफ हम एक्सटेंड कर रहे हैं। तो लॉ ऐसे है बच्चों कि टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अब स्क्वायर क्यों आया, क्यूब क्यों आया, ये प्रूफ हम देखेंगे। इसका प्रूफ है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जितना दूर आपका प्लैनेट होगा सन से उतना ज्यादा उसका पीरियड होगा। ठीक है, तो ये वर्डिंग में कैसे लिखेंगे आप? द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अब यहां पर टी क्या है बच्चों? टी इज पीरियड, पीरियड ऑफ प्लैनेट, पीरियड ऑफ प्लैनेट। और आर क्या है? एवरेज, एवरेज डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट, प्लैनेट फ्रॉम सन। अब ये भी बताऊंगा मैं आपको, फ्रॉम सन, एवरेज डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम सन। अभी एवरेज डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं बच्चों? अच्छे से देख लो।
इमेजिन करो ये कुछ इस तरह से है, ये कुछ इस तरह से है। तो होता क्या है, एवरेज डिस्टेंस मतलब देख लो ये इतना, इसको कहते हैं एवरेज डिस्टेंस। अब ये 12th में इसको सेमी मेजर एक्सिस भी कहा गया है। ये पूरा क्या होता है, मेजर एक्सिस, इतना क्या होता है, सेमी मेजर एक्सिस। क्या कहा जाता है, सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, तो सन से एवरेज डिस्टेंस निकाला जाता है। अब आपके बुक के हिसाब से एवरेज डिस्टेंस क्या होता है, देख लो क्या करेंगे वो लोग। ये सन है, सपोज उसकी पोजीशन यहां पर है 1 2 3 4, तो ये सारों का एवरेज ले लेंगे। वो पहले प्लेनेट आप यहाँ था, दूसरा यहाँ था, तीसरा यहाँ था, चौथा यहाँ था, तो ये डिस्टेंस R1, ये R2, ये R3 और ये R4। तो R इज इक्वल टू आएगा R1 डिवाइडेड बाय R2 डिवाइडेड बाय R3 डिवाइडेड बाय R4 डिवाइडेड बाय 4। एवरेज कैसे निकालते हो, सबका एडिशन करते हो और उसको उतने नंबर से डिवाइड करते हो। तो जब एवरेज डिस्टेंस निकाला गया तो वो कितना आया, इतना आया, सेमी मेजर एक्सिस के बराबर। समझ रहे हो, तो इसको कहा जाता है एवरेज डिस्टेंस। अब इसके बारे में आपके बुक में डिटेल नहीं है, बट मैंने बता दिया आपको, ठीक है ना। तो इसको कहा जाता है एवरेज डिस्टेंस, समझ गए आपको। तो ये होता है एवरेज डिस्टेंस, ठीक है। तो क्या होता है बच्चों, लॉ क्या होता है, द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट, द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट, period of revolution of planet, and what is period, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन पूरा करने के लिए लगने वाला टाइम। द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, अराउंड द सन is directly proportional to, proportional टू क्यूब ऑफ, क्यूब समझ रहे हो, क्यूब मतलब तीसरा पावर, थर्ड पावर, तीसरा घातांक, थर्ड पावर। द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ एवरेज डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम सन, एवरेज डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम सन। तो ये है हमारा थर्ड लॉ। तो क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अब इसके आगे की स्टेप क्या होगी बच्चों, कांस्टेंट ले लेते हैं हम, टी स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू आर क्यूब, प्रोपोर्शनैलिटी चैप्टर। तो के क्या होता है, कांस्टेंट, के क्या होता है, कांस्टेंट। तो ये इधर का आर क्यूब इधर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर क्यूब इज इक्वल टू के इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो सभी के लिए, सब प्लैनेट के लिए ये रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थर्ड लॉ, लॉ ऑफ पीरियड। फर्स्ट लॉ क्या था बच्चों, लॉ ऑफ ऑर्बिट, द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट इज इलिप्स विथ सन एट वन ऑफ द फोकस। सेकंड लॉ क्या था, द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन covers equal area in equal time. Third law क्या था, the square of period of revolution of planet around the sun is directly proportional to the cube of average distance between planet and sun. मुझे पता है आपका पेट कहां पर दुख रहा होगा, एवरेज डिस्टेंस में, ठीक है। तो और 2-3 मिनट उस पर हम इन्वेस्ट करते हैं, नो प्रॉब्लम। एवरेज डिस्टेंस पे हम 2-3 मिनट इन्वेस्ट करेंगे, डोंट वरी। यहाँ देखो एवरेज डिस्टेंस क्या होता है, देख लो बच्चों। और क्यों फाइंड आउट किए ये भी देख लो। क्या है, ये हमारा सन है, ये हमारा सन है, तो ये हमारा ऑर्बिट है, इलिप्स। पहला लॉ क्या कहता है, ऑर्बिट कैसी है, इलिप्स। दूसरा लॉ क्या कहता है, इक्वल एरिया स्वीप करता है। तीसरा लॉ क्या कहता है, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अब देखो प्लैनेट यहां पर है तो सन से इसका डिस्टेंस कितना है, 4 सेंटीमीटर। प्लैनेट यहां पर आ गया तो सन से इसका डिस्टेंस कितना है, सपोज 2 सेंटीमीटर। प्लैनेट यहां पर आ गया तो सन से इसका डिस्टेंस कितना है, सपोज 8 सेंटीमीटर। तो अब डिस्टेंस कौन सा ले, 4 ले, 2 ले या 8 ले, ऐसे कितने ले सकते हो आप, इनफाइनाइट ले सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपका माइनर एक्सिस हो गया, ये आपका मेजर एक्सिस हो गया, छोटा एक्सिस बड़ा एक्सिस। तो क्या करना है आपको, ये सारे एवरेज लेने हैं। एवरेज कैसा लोगे आप, 3 का एवरेज कैसा लोगे, तीनों का एडिशन, 4 + 2 + 8 डिवाइडेड बाय 3। अगर 4 होते, सपोज 4 होते, ये कितना आ गया, सपोज ये भी कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर आ गया, तो आप चारों का एवरेज लेते, +8 डिवाइडेड बाय 4 करते आप, ठीक है। तो क्या होगा, 4 + 2 6, 8 और 8 16, 16 और 6 कितने हो गए, 22, 22 भाग के लिए 4, तो क्या होगा, 4 × 5.5। तो जब देखा गया तो ये डिस्टेंस भी कितना आया, 5.5। तो 12th में जाओगे आप तो एवरेज डिस्टेंस ऐसे नहीं कहा जाएगा, वो क्या कहेगा, सेमी मेजर एक्सिस, मतलब आधा मेजर एक्सिस कहेगा। तो टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब में आर क्या कहेंगे 12th वाले, सेमी मेजर एक्सिस, मतलब मेजर एक्सिस का आधा। लेकिन 10th में क्या कह रहे हैं वो, एवरेज ऑफ ऑल डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस कह रहे हैं, एवरेज डिस्टेंस। तो एवरेज क्या किया उन्होंने, सबका एवरेज फाइंड आउट किया, ठीक है। तो बहुत ही डिटेल में हमने यहां पर खत्म किए कौन से लॉ, केप्लर्स लॉ। कौन से लॉ, केप्लर्स लॉ।
नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे बच्चों न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसका प्रूफ, और हर बार की तरह लेक्चर के स्टार्टिंग में हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल्स। लॉ आपकी बुक में सिर्फ एक प्रॉब्लम है, लेकिन हम 4-5 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और कुछ एमसीक्यू भी देखेंगे। ठीक है, तो तब तक पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।